हेलो एवरीवन। तो आज हम जानेंगे ट्रांसफार्मर के सर्किट डायग्राम के बारे में। तो हम सर्किट डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर के। तो ये जो सर्किट है ट्रांसफार्मर का, ये आपने पहले भी देखा हुआ है। ये प्राइमरी वाइंडिंग है और यहाँ पे ये सोर्स जुड़ा हुआ है। जिस साइड सोर्स जुड़ा होता है वो प्राइमरी वाइंडिंग है, ब्लू कलर से दिखाई है। तो जब इस सोर्स में एसी करंट सोर्स छोड़ते हैं तो यहाँ पे प्राइमरी करंट I1 फ्लो करती है। इस I1 की वजह से फ्लक्स बनता है और ये फ्लक्स इस तरीके से पूरे कोर में सेट हो जाता है। इस तरीके से पूरे कोर में क्या होगा, ये फ्लक्स सेट हो जाएगा। इस फ्लक्स का बहुत थोड़ा सा हिस्सा ये एयर के थ्रू लीक हो जाता है, वापस आता है, जो प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक नहीं करता। तो इस वाले को बोलते हैं लीकेज फ्लक्स। इस वाले को क्या बोलते हैं, लीकेज फ्लक्स। जो एयर में लीक हो जाता है, जो केवल एक वाइंडिंग से लिंक करेगा। चाहे प्राइमरी वाइंडिंग का लीकेज फ्लक्स होगा तो केवल प्राइमरी से लिंक करेगा, सेकेंडरी से लिंक नहीं करेगा। इसी तरीके से सेकेंडरी वाइंडिंग में भी लीकेज फ्लक्स होता है और वो केवल सेकेंडरी वाइंडिंग की में लिंक करेगा। सेकेंडरी करंट I2 की वजह से सेकेंडरी वाइंडिंग का लीकेज फ्लक्स बनता है, जो केवल सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक करता है। अगर कभी पूछा जाए लीकेज फ्लक्स क्या होता है, तो आप ये बताओगे ट्रांसफार्मर के केस में लीकेज फ्लक्स किसी एक वाइंडिंग से लिंक होने वाला फ्लक्स है। जो फ्लक्स दोनों वाइंडिंग से लिंक करता है, जो कोर में सेट है, इसको बोलते हैं लिंकेज फ्लक्स। क्या बोलते हैं, लिंकेज फ्लक्स। जो फ्लक्स दोनों वाइंडिंग से लिंक करेगा उसको हम लिंकेज फ्लक्स बोलेंगे। हमारे काम का जो फ्लक्स है वो लिंकेज फ्लक्स है, लीकेज फ्लक्स हमारे काम का नहीं है। अब जब प्राइमरी वाइंडिंग में हमने I1 करंट दी तो वो I1 करंट यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग में दी गई होगी। फिर प्राइमरी वाइंडिंग का अपना रेजिस्टेंस होगा, कुछ न कुछ। वाइंडिंग है कॉपर की है तो उसका अपना खुद का कुछ न कुछ रेजिस्टेंस होगा, उसको R1 से दिखा देंगे यहाँ पे। फिर प्राइमरी वाइंडिंग में फ्लक्स कुछ लीक हुआ है, तो जो फ्लक्स लीक हुआ है उसके करस्पॉन्डिंग जो रिएक्टेंस होता है उसको बोलते हैं लीकेज रिएक्टेंस X1। जो प्राइमरी वाइंडिंग में फ्लक्स लीक हुआ है उसके करस्पॉन्डिंग जो रिएक्टेंस होगा उसको लीकेज रिएक्टेंस बोलेंगे। इसी तरह सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस होगा R2 और सेकेंडरी वाइंडिंग में जो फ्लक्स लीक होगा उसको बोलेंगे X2। X2 या X1 X2 क्या है, लीकेज रिएक्टेंस है। लीकेज रिएक्टेंस मतलब लीकेज फ्लक्स के करस्पॉन्डिंग रिएक्टेंस। ये जो बीच में आप देख रहे हो, ये कोर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कोर को, है ना। तो कोर को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है ये समझेंगे। तो ये कोर का जो रेजिस्टेंस होगा, कोर में होने वाले लॉसेस के करस्पॉन्डिंग जो रेजिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं RC। RC वास्तव में रेजिस्टेंस नहीं है। तो कोर में जो भी लॉसेस होते हैं उन सबको दिखाने के लिए एक रेजिस्टेंस बना दिया जाता है, सर्किट में रिप्रेजेंट करने के लिए। वास्तव में ये रेजिस्टेंस नहीं होता है। तो ये कोर लॉसेस को रिप्रेजेंट करने वाला रेजिस्टेंस है, इसको RC बोलेंगे। और यहाँ पे जो रिएक्टेंस होता है जो मैग्नेटाइज करता है कोर को, उसको बोलते हैं XM। XM क्या है, मैं RC और XM लिख दे रहा हूँ, बाकी सब आसान है। RC क्या है, रेजिस्टेंस करेस्पॉन्डिंग टू कोर लॉसेस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मान लो कोर में 100 वाट का लॉस हो रहा है, तो ऐसा रेजिस्टेंस जोड़ेंगे जिसमें सेम वोल्टेज पे कितने वाट का लॉस हो, 100 वाट का। XM क्या है, मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस है, मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस है। ये दो नाम जरूरी है, ये भूल जाते हैं बच्चे। R1 क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस। R2 क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस। X1 X2 क्या है, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के लीकेज रिएक्टेंस है। अब हम थोड़ा करंट के बारे में समझ लेते हैं। यहाँ जो करंट फ्लो करेगी इसको बोलेंगे सेकेंडरी वाइंडिंग करंट I2। इसके करस्पॉन्डिंग प्राइमरी वाइंडिंग में जो करंट आएगी उसको बोलेंगे I2 डैश। I2 डैश क्या है, सेकेंडरी करंट रिफर्ड टू प्राइमरी साइड। यहाँ पे जो करंट होगी उसको बोलेंगे मैग्नेटाइजिंग करंट, I म्यू या IM से दिखाते हैं। यहाँ जो करंट फ्लो करेगी उसको बोलेंगे IC, कोर लॉस के करस्पॉन्डिंग करंट। कोर लॉस बेसिकली दो होते हैं, हिस्टैरिसीस और एडी करंट। IC और I म्यू का जो सम होता है उसको बोलते हैं I नॉट, नो लोड करंट। I नॉट मतलब नो लोड करंट। और I नॉट और I2 डैश का सम जो होगा उसको बोलेंगे I1 डैश। मैं दोनों इक्वेशन लिख देता हूँ। I नॉट जो होगा वो बराबर होगा किसके, IC प्लस I म्यू के, मैग्नेटाइजिंग करंट और कोर लॉस करंट के बराबर होगा। और I1 जो बराबर होगा वो I नॉट और I2 डैश के, इन दोनों के बराबर होगा।
है ना। तो ये हमने यहाँ पे इक्वेशन आपको बना के दिखा दी है। आई होप आपको सर्किट डायग्राम समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, है ना। यहाँ पे N1 और यहाँ पे N2, प्राइमरी साइड में N1, सेकेंडरी साइड में N2। अब मैं एक और चीज़ आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो EMF इंड्यूस होता है उसको बोलते हैं E2। सेकेंडरी साइड में जो EMF आता है E2। तो क्या प्राइमरी साइड में भी EMF आता है? हाँ, प्राइमरी साइड में जो आता है उसको बोलते हैं E1। तो हमने जो आपको रिलेशन पढ़ाया है प्राइमरी और सेकेंडरी साइड की EMF का, E1 अपॉन E2 बराबर N1 अपॉन N2। E1 अपॉन E2 किसके बराबर होगा? N1 अपॉन N2 के बराबर होगा। E1 अपॉन E2 किसके बराबर होगा? N1 अपॉन N2 के बराबर होगा। ये रिलेशन हमने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है। अब ये सर्किट डायग्राम हमने पढ़ा दिया, मैं आपको दिखा दूंगा, लिखा दूंगा बाद में सब अब हम समझते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर। हम क्या पढ़ेंगे? अच्छा, आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होगा और आइडियल ट्रांसफार्मर का सर्किट डायग्राम कैसा दिखाई देगा वो और समझो। हम एक एक करके कंडीशन पढ़ेंगे और एक एक करके उसका सर्किट डायग्राम बनाएंगे। तो आइडियल ट्रांसफार्मर की पहली कंडीशन होती है कि नो वाइंडिंग रेजिस्टेंस। आइडियल ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग ऐसी होती हैं तो उनका कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होता है, कोई भी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस नहीं होगा। मतलब R1 बराबर होगा 0 के और R2 बराबर होगा 0 के। और अगर R1 R2 0 होगा तो कॉपर लॉसेस क्या होंगे? 0 होंगे। इसमें कोई भी कॉपर लॉसेस नहीं होंगे। किस में? आइडियल ट्रांसफार्मर में। किस में? आइडियल ट्रांसफार्मर में। तो पहली कंडीशन ये हुई कि इसकी बाइंडिंग का अपना कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है। दूसरा क्या होता है? आइडियल ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है, कोर, उसका मैग्नेटाइजिंग रिएक्ट, उसका परमिएबिलिटी बहुत हाई होती है। कोर की परमिएबिलिटी क्या होती है? बहुत हाई होती है। परमिएबिलिटी कोर की इन्फिनिटी होती है, इवन इन्फिनिटी होती है। मतलब म्यू जो होता है वो क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। और म्यू अगर इन्फिनिटी होगा तो रिलक्टेंस L अपॉन म्यू इंटू में A, तो इसका रिलक्टेंस क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो रिलक्टेंस 0 होने की वजह से मैग्नेटाइजिंग करंट भी इसकी क्या आ जाती है? 0। मतलब ये कि आइडियल ट्रांसफार्मर की कोर में फ्लक्स बनाने के लिए कोई भी करंट एक्स्ट्रा आपको नहीं देनी पड़ेगी। मतलब 0 मैग्नेटाइजिंग करंट से ही वो मैग्नेटाइज हो जाएगा। कौन? आइडियल ट्रांसफार्मर। तो इसकी कोर की परमिएबिलिटी क्या होती है? इन्फिनिटी होती है। कोर की परमिएबिलिटी क्या होती है? इन्फिनिटी होती है। और मैग्नेटाइजिंग करंट क्या होती है? 0 होती है। ये दो चीज़ें याद रखना आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में। तीसरी चीज़ समझो, अगर आइडियल ट्रांसफार्मर है तो उसमें कोई भी लीकेज रिएक्टेंस नहीं होगा, कोई भी फ्लक्स लीक नहीं होगा। नो फ्लक्स लीक। सारा का सारा फ्लक्स जो होगा वो कहाँ लिंक करेगा? सेकेंडरी में लिंक करेगा। तो नो फ्लक्स लीक मतलब लीकेज रिएक्टेंस इसका जो क्या होगा? 0 होगा। लीकेज रिएक्टेंस क्या होगा? 0 होगा। किसका? आइडियल ट्रांसफार्मर का लीकेज रिएक्टेंस 0 होगा। मतलब x1 बराबर 0 और x2 बराबर 0। x1 और x2 दोनों ही क्या होंगे? 0 होंगे। x1 भी 0 होगा और x2 भी 0 होगा। किसमें? आइडियल ट्रांसफार्मर में x1 और x2 दोनों 0 होते हैं, है ना। देखो R1 और R2 0 होंगे और x1 और x2 0 होंगे। म्यू इन्फिनिटी होगा, है ना। इतनी चीज़ें हमने समझ ली। चौथी चीज़, फोर्थ चीज़ समझें, एक और फोर्थ। आइडियल ट्रांसफार्मर की कोर में कोई लॉसेस नहीं होते हैं। नो कोर लॉसेस, है ना। मतलब हिस्टैरिसीस लॉस भी नहीं होंगे और एडी करंट भी लॉसेस नहीं होंगे। हिस्टैरिसीस लॉसेस भी 0 होंगे, ये भी 0 होंगे, और एडी करंट लॉसेस ये भी 0 होंगे। और अगर ये दोनों ही लॉसेस 0 हैं, ये दोनों ही लॉसेस 0 हैं, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा? कोई भी करंट IC का मान क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा। IC बराबर क्या आ जाएगा? 0। IC बराबर 0 का मतलब ये हुआ कि इसका कोर लॉस कंपोनेंट जो होगा वो इन्फिनिटी होगा और वो वाला सर्किट क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। कोर लॉस कंपोनेंट कितना होगा? इन्फिनिटी होगा। तो ये 4 कंडीशन आपको याद रखनी है आइडियल ट्रांसफार्मर की। बाइंडिंग रेजिस्टेंस 0, परमिएबिलिटी इन्फिनिटी, मैग्नेटाइजिंग करंट 0, लीकेज रिएक्टेंस 0 और RC कितना होगा? इन्फिनिटी होगा। अब अगर हम इसको सर्किट डायग्राम बनाने की कोशिश करें आइडियल ट्रांसफार्मर की, तो देखो सबसे पहले ये देखो, अब अगर हमने ऐसा कर दिया है, आइडियल ट्रांसफार्मर लिया तो ये 0 हो जाएगा। R1 X1 भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब ये दोनों शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस हो जाएंगे।
R2 भी जीरो हो जाएगा और X2 भी क्या हो जाएगा, जीरो। ये दोनों किससे रिप्लेस हो जाएंगे, शॉर्ट सर्किट से। और ये किससे रिप्लेस होगा, RC इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब ओपन सर्किट। और आई म्यू भी क्या करना, जीरो, मैग्नेटाइजिंग करंट क्या करना, जीरो। तो XM भी कितना कर देंगे, इन्फिनिटी। XM कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो आई म्यू और IM जीरो कर देंगे तो XM हो जाएगा इन्फिनिटी। तो मैं इसी के साथ में यहीं पे बना देता हूँ सर्किट डायग्राम। देखो वैसे मैं अलग से ही बना सकता था पर मैं यहीं पे बना दूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे सोर्स कनेक्ट होगा, उसके बाद में R1 जीरो, X1 जीरो, RC इन्फिनिटी, XM इन्फिनिटी, ओपन कर दो, ऐसे कर दो ये। उसके बाद में ये प्राइमरी वाइंडिंग बना दूंगा। उसके बाद में इस तरीके से कोड दिखा दूंगा, सेकेंडरी वाइंडिंग बना दूंगा। और R2 जीरो, X2 जीरो, शॉर्ट सर्किट करता जा रहा हूँ और यहाँ लोड बना दूंगा। ठीक है, अगर मैं इसको सही से बना के दिखाऊं तो ये आपको ऐसे दिखाई देगा। अब आप एक चीज़ ध्यान से देखो, इसमें ये E1 है और ये V1 है, ये E2 है और ये B2 है। तो आइडियल ट्रांसफार्मर में E1 और V1 बराबर होते हैं। आइडियल ट्रांसफार्मर अगर होगा तो E1 और V1 क्या होंगे, E1 बराबर हो जाएगा V1 के और E2 बराबर हो जाएगा V2 के। इसीलिए ऐसा लिख दिया जाता है कि V1 अपॉन V2 बराबर N1 अपॉन N2। वास्तव में ये किसके लिए होता है, वास्तव में ये आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए होता है। किसके लिए होता है, आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए। V1 अपॉन V2 बराबर N1 अपॉन N2, क्योंकि आइडियल ट्रांसफार्मर में ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना। यहाँ पे जो मैंने बनाया है ये वाला चित्र, ये किसका है, ये आइडियल ट्रांसफार्मर का है, आइडियल ट्रांसफार्मर का है। ये आइडियल ट्रांसफार्मर का ये चित्र दोनों आइडियल ट्रांसफार्मर के हैं। ठीक है, और ये प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर वाला है। ओके, अब हम एक और चीज़ समझेंगे। एक और चीज़ हम क्या समझेंगे, एक और चीज़ हम ये समझेंगे इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम कैसे बनाते हैं। इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम थोड़ा सा लंबा हो जाएगा लेक्चर, लेकिन कोई बात नहीं, आप थोड़ा ध्यान रखना। इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम देखो, प्राइमरी साइड सोर्स, प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, प्राइमरी वाइंडिंग का लीकेज रिएक्टेंस RC, XM और ये प्राइमरी वाइंडिंग, ये दोनों कोर के कंपोनेंट, ये सेकेंडरी वाइंडिंग, ये R2 सेकेंडरी वाइंडिंग का रिएक्टेंस, ये सेकेंडरी वाइंडिंग का रिएक्टेंस, ये रेजिस्टेंस R2, ये रिएक्टेंस X2 और यहाँ पे जुड़ा रहेगा लोड। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, हम इन R2 और X2 को, ये जो R2 और X2 है इनको रेफ़र करेंगे प्राइमरी साइड में। R2 और X2 को क्या करेंगे, प्राइमरी साइड में हम रेफ़र करने वाले हैं। तो देखो, अगर ये N1 अनुपात N2 में है, अगर ये N1 अनुपात N2 में है तो रेफ़र कैसे होता है, अगर मैं R2 को प्राइमरी साइड लाऊंगा तो इसको बोलूँगा R2 डैश। तो R2 डैश बराबर होगा N1 अपॉन N2 का होल स्क्वायर इनटू में R2। इसी तरह से अगर सेकेंडरी X2 को रिफर करके लाऊंगा तो इसको बोलूँगा X2 डैश, ये होगा N1 अपॉन N2 का होल स्क्वायर इनटू में R2, X2 सॉरी, इनटू में क्या होगा, X2 होगा, इनटू में X2 हो जाएगा। इस तरीके से ये हमें रिफ़र करके मिलेंगे। तो जब ये दोनों रिफ़र होके प्राइमरी साइड में आ जाएंगे, ये दोनों रिफ़र होके किधर आ जाएंगे, प्राइमरी साइड में, तो कैसे दिखाई देगा सर्किट वो देखो। ये प्राइमरी साइड का सोर्स, ये प्राइमरी रेजिस्टेंस R1, ये प्राइमरी रिएक्टेंस X1, ये RC, ऐसे कैसे ही रहेंगे, XM ऐसा कैसा रहेगा। अब इसके बाद में यहाँ पे आ जाएगा R2 डैश, यहाँ पे क्या आ जाएगा, R2 डैश। और R2 डैश का मान कितना होगा, मान होगा N1 अपॉन N2 का होल स्क्वायर इनटू में R2। और ये आ गई प्राइमरी वाइंडिंग और ये आ जाएगी सेकेंडरी वाइंडिंग। और यहाँ से R2 और X2 जा चुके हैं तो यहाँ इस तरीके से केवल बचेगा ये सर्किट। ठीक है,
अब हम क्या कर रहे हैं, सेकेंडरी साइड के एलिमेंट को प्राइमरी साइड में ला रहे हैं आसान करने के लिए सर्किट को। अब देखो एक और एजम्पशन मानेंगे, अगर हम ये मान लें कि यहाँ पे जाने वाली करंट बहुत कम है, यहाँ पे जाने वाली करंट क्या है, आई नोट का मान बहुत कम है। मान क्या लें, वैसे भी नो लोड करंट आई नोट जो होती है इसको बोलते हैं नो लोड करंट। ये फुल लोड करंट की 2 से 3% होती है। कितनी होती है, ये होती है 2 से 3%, 2 to 3% ऑफ फुल लोड करंट। मतलब ये कि अगर ट्रांसफार्मर पूरे लोड पे ऑपरेट कर रहा है तो अगर 1000 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है तो यहाँ पे मुश्किल से 20 एम्पियर करंट फ्लो करेगी, है ना। तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। तो अगर इग्नोर करेंगे तो इस वाली ब्रांच को इधर शिफ्ट कर रहे हैं और ये R2 डैश और X2 डैश को इधर मूव करा रहे हैं। तो देखो सर्किट कैसा बनेगा, इसके बाद वाला सर्किट देखो, ये सोर्स R1 X1 R2 डैश और X2 डैश, और यहाँ पे ये बन जाएगा RC और ये बन जाएगा XM, और इस तरीके से यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग और इस तरीके से यहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग, और यहाँ ये लोड लग जाएगा। थोड़ा राइटिंग ख़राब हो रहा है, आप समझ लेंगे, RC और XM। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं R1 और R2, देखो R1 और R2 डैश ये सीरीज में है, तो R1 प्लस R2 डैश इसको बोल दूंगा R इक्वलेंट 1। इसका मान बराबर होगा RE1 बराबर होगा R1 प्लस R2 डैश की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, N1 अपॉन N2 का होल स्क्वायर इंटू में R2, ऐसे लिख सकता हूँ। इसी तरह X1 प्लस X2 डैश को लिख सकता हूँ मैं XE1 इक्वलेंट रिएक्टेंस, तो XE1 बराबर आ जाएगा X1 प्लस N1 अपॉन N2 का होल स्क्वायर इंटू में X2। तो ये फाइनल सर्किट जो बनेगा वो कुछ ऐसा नज़र आएगा, RE1 XE1 RC XM, और ये प्राइमरी वाइंडिंग, ये कोर, और ये सेकेंडरी वाइंडिंग, और यहाँ पे जुड़ जाएगा लोड। ठीक है, तो इक्विवेलेंट सर्किट में हमें इतना ही पढ़ना होता है। तो देखो एक बार फिर से देख लो, सबसे पहले हमने ये पढ़ा ट्रांसफार्मर में किस तरीके से फ्लक्स का सेटिंग होता है, फिर मैंने ट्रांसफार्मर का सर्किट डायग्राम आपको पढ़ाया है डिटेल में, I1 I2 डैश पढ़ाया, ये सब पता है। इसके बाद में फिर मैंने ये ट्रांसफार्मर के लिए इक्वेशन लिखी कि आई नॉट जो नो लोड करंट होगी वो IC और I म्यू के बराबर होगी, और उसके बाद में I1 जो करंट होगी, यहाँ वाली जो करंट होगी I1, ये I2 डैश और I नॉट के बराबर होगी। फिर हमने ये बताया कि प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में E1 अपॉन E2 जो होता है वो N1 अपॉन N2 के बराबर होता है। और जबकि आइडियल ट्रांसफार्मर की बात बताई तो मैंने आइडियल ट्रांसफार्मर की 4 कंडीशन बताई कि R1 R2 जीरो होगा, म्यू इन्फिनिटी होगा इसलिए मैग्नेटाइजिंग करंट जीरो हो जाएगी, X1 X2 जीरो होगा, और RC का मान क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। तो इन चारों कंडीशन को जब हमने लिया तो सर्किट डायग्राम इतना बचा, केवल इतना दिखाई दिया मुझे, जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है, केवल इतना सर्किट डायग्राम नज़र आया मुझे। तो यहाँ से मैंने कंक्लूजन लिया कि E1 और B1 बराबर होंगे। यहाँ से क्या कंक्लूजन लिया, E1 और B1 क्या होंगे, बराबर। तो इसलिए B1 अपॉन B2 बराबर N1 अपॉन N2 लिख दिया। फिर मैंने आपको बताया कि इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम कैसे बनाते हैं। तो इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम में मैं सेकेंडरी साइड के जो एलिमेंट्स हैं उनको प्राइमरी साइड में रिफ़र करके ला रहा हूँ। तो R1 और R2 को मैं रिफ़र करके कहाँ ला रहा हूँ, प्राइमरी साइड में, प्राइमरी साइड में ला रहा हूँ रिफ़र करके, है ना। तो उसके लिए हमने ये बताया कि रिफ़र करने के लिए हम ये फार्मूला यूज करते हैं, R2 डैश बराबर N1 अपॉन N2 का होल स्क्वायर इंटू में R2, और X2 डैश बराबर N1 अपॉन N2 का होल स्क्वायर इंटू में X2। देखो इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, सिंपल सा इतना समझो, जिस साइड रिफ़र करके ले जाना है उस साइड का ऊपर आएगा। जैसे अगर मैं R1 डैश निकालूँ, मतलब प्राइमरी साइड के रेजिस्टेंस को सेकेंडरी साइड ले जाऊँ, तो सेकेंडरी साइड के टर्न ऊपर आ जाएंगे, और सिंपल से इसमें R1 आ जाएगा। इसका एक छोटा सा डेरिवेशन है, मैं अभी जल्दी से करके दिखा देता हूँ, है ना। देखो कैसे लिखते हैं, R2, या छोड़ो, इतना डेरिवेशन आपसे नहीं पूछा जाएगा, इसको छोड़ सकते हो, है ना। तो X2 डैश बराबर ये हो जाएगा। फिर R2 इधर ले आए, इन दोनों को सीरीज में जोड़ दिया,
RE1 और XE1 निकाल दिए और फाइनल सर्किट बना दिया। तो इक्विवेलेंट सर्किट बनाने के लिए बोला जाएगा तो आपको परीक्षा में ये 3 चित्र बनाना ज़रूरी है। सबसे पहले ये चित्र बनाओगे, उसके बाद में ये वाला चित्र बनाओगे, उसके बाद में ये वाला चित्र बनाओगे और लास्ट में आप ये लास्ट वाला चित्र बनाओगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।